तानाशाही, लोकतंत्र, लोक स्वराज्य, इनका क्या अंतर है? समाजवाद क्या है? नक्सलवाद क्या है? श्रम शोषण क्या है? सब मिलाकर के इतने मुद्दों पर हम लोग कल चर्चा आप लोगों के साथ किए थे। एक बात अंतिम रूप से मेरा ये निष्कर्ष है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति कोई भी क्यों न हो, तानाशाही को स्वीकार करना या तानाशाही की इच्छा व्यक्त करना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तानाशाही को मजबूरी में हम लोग उसको डर के कारण ढो सकते हैं। तानाशाही किसी भी रूप में अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है। यद्यपि तानाशाही में सबसे ज्यादा सफलता मिलती है और लोकतंत्र बहुत कठिन है। मैं कल आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को साइकिल चलाना है और छोटा सा पगडंडी दे दिया जाए कि 3 फुट के बगल में दोनों तरफ गड्ढा है, सिर्फ इतना दे दिया जाए तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहेगा, चला भी नहीं सकेगा वो ठीक से, दिक्कत आएगी चलाने में, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुला है, छुट्टियां, कहीं भी साइकिल इधर उधर होगी, कुछ नहीं है, तो उसकी गति तेज होगी क्योंकि गिरने का खतरा नहीं है। ये मैं आपको बता दिया। एक आपको और उदाहरण देता हूं कि मैं एक बार पहले ऋषिकेश गया था, करीब 20-30 साल पहले। तो एक गंगा किनारे एक ऊंचा सा, बहुत ऊंचा मंदिर है, बहुत ऊंचा। उस मंदिर के ऊपर वाली जो छत है, उसके चारों तरफ वो पाइप लगे हुए थे, कोई गिरने का खतरा वहां से नहीं था। लेकिन वहां से जब हम नीचे देखते थे तो पैर कांपने लग जाता था, मतलब देर तक हम नहीं देख पाए। 1 मिनट या 2 मिनट भी अगर नीचे देखेंगे, वहां से सुरक्षित है एकदम चारों तरफ से, हम आश्वस्त हैं, गिरने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी पैर कांपने लगा वहां। तो लोकतंत्र जो है, तानाशाही इसलिए तरक्की करती है कि तानाशाही में कोई झंझट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, और लोकतंत्र कठिन मार्ग है। लेकिन लोकतंत्र अच्छा मार्ग है। तानाशाही कोई अच्छी बात नहीं है, तो गुलामी है। तो मैं फिर आपको एक बात ये बताया कि तानाशाही को कभी भी मांग नहीं करनी चाहिए। तानाशाही एक मजबूरी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के बाद साल 1.5 साल तक मान लीजिए, 3 साल तक मान लीजिए, 1950 के बाद लोकतंत्र आया। तो 50 के बाद लोकतंत्र आया, विकृत लोकतंत्र। ये विकृत लोकतंत्र रहा 50 से 51 तक, 1 साल केवल विकृत लोकतंत्र। तो ये 50 से 51 तक रहा, 1 साल। 51 के बाद
भारत में आ गई संसदीय तानाशाही। वो रही 73 तक, 51 से 73 तक। 73 के बाद संसदीय तानाशाही को बदलकर न्यायिक तानाशाही आ गई। वो न्यायिक तानाशाही रही मोदी के आने के पहले तक। बीच में वही 1-2 साल इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत तानाशाही हुई, 1-2 साल के लिए। फिर न्यायिक तानाशाही आ गई, मोदी के पूर्व तक रही। अब वर्तमान में भारत में न्यायिक तानाशाही भी पूरी तरह नहीं है, संसदीय तानाशाही भी पूरी तरह नहीं है, विकृत लोकतंत्र भी पूरी तरह नहीं है, लोकतंत्र तो है ही नहीं, ये कहीं नहीं है कुछ भी। अब अगर आपको लोकतांत्रिक तानाशाही चाहिए, लोकतांत्रिक तानाशाही और विकृत लोकतंत्र, ये दोनों करीब करीब एक समान है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप उसको विकृत लोकतंत्र भी कह सकते हैं और लोकतांत्रिक तानाशाही भी कर सकते हैं। ये जो विकृत लोकतंत्र या लोकतंत्र तानाशाही आ सकती है, वो तब आएगी जब संसद के दोनों सदनों में नरेंद्र मोदी का बहुमत हो जाएगा। जब बहुमत हो जाएगा तो आपको न्यायिक तानाशाही से मुक्ति हो जाएगी। और उम्मीद है कि लोकतांत्रिक तानाशाही आएगी या विकृत लोकतंत्र आएगा, जो 1950 से 51 तक था। आप लोग जब पूछेंगे तो हम सबको फिर से अलग अलग डिफाइन कर देंगे कि किसकी क्या परिभाषा है। ये हो गया आपका लोकतंत्र और तानाशाही। लोकतंत्र की परिभाषा है आदर्श लोकतंत्र, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट हो एक, और संविधान लोक नियंत्रित हो, तंत्र मुक्त हो। संविधान तंत्र मुक्त, तो दो बातें हुई आपकी लोकतंत्र में। आदर्श लोकतंत्र में दो बातें होनी चाहिए, संविधान तंत्र से मुक्त हो, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट हो। और शुद्ध तानाशाही में व्यक्ति के फंडामेंटल राइट भी नहीं होते हैं और संविधान भी गुलाम होता है। उसको हम पूर्ण तानाशाही मानते हैं, संविधान भी गुलाम है। तो भारत में जो चला 51 तक चला, उसमें फंडामेंटल राइट तो थे लेकिन संविधान गुलाम था। इसलिए हम लोगों ने माना कि विकृत लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। शुद्ध लोकतंत्र तब होता जब संविधान स्वतंत्र होता। तो संविधान गुलाम और फंडामेंटल राइट है, तो उसको हम तानाशाही भी नहीं मान सकते हैं और लोकतंत्र भी नहीं मान सकते हैं। बाद में संविधान गुलाम हुआ संसद का, तो संसदीय तानाशाही हो गई। अब संविधान गुलाम हुआ न्यायपालिका का, तो न्यायिक तानाशाही हो गई। अभी संविधान कुछ किसी का गुलाम नहीं है, जो चाहता है वही उपयोग कर ले रहा है, जबरदस्ती मनमानी चल रही है। तो अभी हौच पौच है। कुछ दिन में हो सकता है कि अगर दोनों सदनों में बहुमत हो जाए तो फिर नई व्यवस्था हो जाए, न्यायपालिका दबा दी जाए। कुछ क्या होगा वो आगे भविष्य का पता चलेगा। ये मैं आपको एक बात ये बता दिया कि लेकिन तानाशाही
पूर्ण तानाशाही का किसी भी दृष्टि से समर्थन नहीं करना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है। अब दुनिया में कहीं लोकतंत्र, तो आदर्श लोकतंत्र अभी तक है नहीं। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद देखिए, जब कोई शब्द बहुत फेमस हो जाता है ना तो नकल कर लेते हैं लोग, तो वो समाजवाद एक तरह से नकल हो गया उसका। समाज शब्द की नकल करके समाजवाद हो गया। समाजवाद और इसमें तानाशाही में क्या अंतर है? साम्यवाद में, साम्यवाद माने शुद्ध तानाशाही, शुद्ध एकदम, उसमें व्यक्ति के फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं और संविधान स्वतंत्र नहीं होता है। तो समाजवाद में क्या है? समाजवाद में सीधा सीधा आर्थिक मामलों में समाजवाद केंद्रीयकरण का पक्षधर है, राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण। आर्थिक मामलों में सरकार को पूरा अधिकार, और राजनीतिक मामलों में विकेंद्रीकरण, अकेंद्रीकरण समझिए। राजनीतिक मामलों में ये हुआ समाजवाद। साम्यवाद में राजनीतिक आर्थिक दोनों गुलामी। लोकतंत्र में आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्वतंत्रता, ये लोकतंत्र है। और समाजवाद में एक स्वतंत्रता, एक गुलामी। ये हो गया आपका समाजवाद। लोकतंत्र जो है दुनिया में, वो हमेशा पूंजीवाद के साथ जुड़ रहा है, और साम्यवाद हमेशा तानाशाही के साथ जुड़ रहा है। साम्यवाद पूंजीवाद के साथ नहीं जुड़ता है, और लोकतंत्र तानाशाही के साथ नहीं जुड़ता है। तो दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में आया पूंजीवाद और लोकतंत्र, और एक ग्रुप में आया साम्यवाद और तानाशाही। दोनों ग्रुपों में आर्थिक मामलों में भी अलग है, सब आपको मैं बता दिया। अब एक बात ये समझिए कि दोनों ही ग्रुप में बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों का एकाधिकार है। साम्यवाद में केवल बुद्धिजीवी है, पूंजीपति नहीं है। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी पूंजीपति है। दोनों ही जो हैं, दो ही वर्ग हुए अपने यहाँ, लोकतंत्र और तानाशाही। ये दोनों ही श्रम शोषण की योजना बनाते हैं। कभी भी श्रमजीवियों को ये किसी भी प्रकार से भिखमंगा बनाकर ही रखेंगे, ये सिद्धांत है। साम्यवाद का सिद्धांत जो है, उस साम्यवाद का सिद्धांत ये है कि सरकार श्रम शोषण करे और जो इकट्ठा हो वो लोगों को बांटे। यही तो है साम्यवाद। श्रम शोषण करे और बांट दे उसको। इसलिए गांधी की थ्योरी बिल्कुल अलग थी इस संबंध में, सबसे, दोनों से अलग। तो श्रम शोषण का सिद्धांत ये तो न्याय संगत नहीं है, लेकिन अब चल रहा है हजारों वर्षों से। भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो श्रम शोषण का सिद्धांत था। स्वतंत्रता के बाद जो आरक्षण आया वो श्रम शोषण का सिद्धांत है। अंबेडकर पूरी तरह श्रम शोषक थे, एकदम कोई दया नहीं थी उनको श्रम के साथ। तो ये श्रम शोषण का सिद्धांत चला। अब आ गया उसमें नक्सलवाद बीच में। तो नक्सलवाद जो शुरू हुआ वो हुआ व्यवस्था परिवर्तन से।
एक बात आपको बता दें कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से हिंसा का कोई औचित्य नहीं है ही नहीं, एकदम शून्य। आप लोकतंत्र में हिंसा कर ही नहीं सकते। लेकिन भाई इसी लोकतंत्र में हिंसा जारी रही, 47 से जारी रही, और दुनिया में जारी है, क्योंकि लोकतंत्र को समझ ही नहीं पा रहे हैं दुनिया के लोग अभी तक। तो नक्सलवाद जो आया, शुरुआत हुई, वो पूंजीपतियों की तानाशाही से, बुद्धिजीवियों पूंजीपतियों की तानाशाही से मुक्ति के लिए हिंसक मार्ग, ये हुआ नक्सलवाद। नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन था, लेकिन जल्दी ही सत्ता परिवर्तन में बदल गया। नक्सलवाद माने व्यवस्था परिवर्तन कहीं कुछ नहीं है। नक्सलवाद में सीधा सीधा एक ही मार्ग है, सत्ता परिवर्तन। और नक्सलवाद को आप लोकतांत्रिक तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में आदर्श लोकतंत्र है नहीं, लोकतंत्र विकृत है, पश्चिम से उधार लिया हुआ है। हमारा लोकतंत्र भारत का तो है नहीं, और पश्चिम का लोकतंत्र जो है ये सफल नहीं हो रहा है कहीं। तो इसलिए नक्सलवाद को आप कानूनी संवैधानिक तरीके से समाप्त नहीं कर पाएंगे। कठिन है, होगा, 10 साल 20 साल लगेगा, कितने मरेंगे पता नहीं है। नक्सलवाद को आप संतुष्ट भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सत्ता संघर्ष है। तो सत्ता संघर्ष में आप क्या करिएगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है। नक्सलवाद का एक ही समाधान है, अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको गोली मार दी जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे नक्सलवादी खत्म हो जाएंगे, नक्सलवाद गोली मारने से कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब तक श्रम शोषण रहेगा तब तक कोई ना कोई, फिर नक्सलवाद नाम नहीं रहेगा, कोई दूसरा नाम रहेगा। तो आप अगर शोषण करते रहेंगे तो फिर कोई यही माने हिंसक क्रांति होगी। तो नक्सलवाद का वास्तविक समाधान तो है श्रम के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन नक्सलवाद के नाम पर, नक्सलवाद का कपड़ा ओढ़कर जो क्रिमिनल लोग जो सत्ता संघर्ष में आ गए, नक्सलवाद के नाम पर, इन लोगों को गोली मारने के अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है। क्योंकि नक्सलवादियों के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कैसी वो चलाएंगे कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, सब वो सत्ता संघर्ष है केवल, कि बंदूक के जोर से, बंदूक की नली से सत्ता आती है। तो बस यही है नक्सलवाद। तो नक्सलवादियों का इलाज आपका विकास नहीं है। विकास कब इलाज है? जब नक्सलवादी मारे जाए, मतलब आप ये समझिए कि नक्सल मुक्त क्षेत्र में आप विकास करिए, नक्सल मुक्त क्षेत्र में, और नक्सलियों के गढ़ में सारा विकास कार्य रोक दीजिए। मर जाए 10 20 50 लोग, 1000 लोग मर जाए, चलिए कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा सब। और लोकतांत्रिक तरीके से नक्सलवाद को रोकना बहुत कठिन है, बहुत। आप कितना साधन झोंक देंगे उनके पीछे, लेकिन अभी आप उनको मार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मार दीजिएगा तो दुनिया खड़ी हो जाएगी। दुनिया में तो अभी साम्यवाद भी है और पूंजीवाद भी है, लोकतंत्र भी है। तो आपको लोकतांत्रिक लोग साथ नहीं देंगे, आप कैसे मार सकते हैं इसे गोली? और साम्यवादी तो आपका साथ देंगे ही नहीं। ये बड़ा क्रिटिकल पोजीशन है। फिर भी अगर किसी नक्सलवादी को गैर कानूनी तरीके से गोली मार दी जाती है, हम लोग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि प्रश्न उठता है कि कानून ऊपर है कि न्याय। तो न्याय ऊपर है कानून से। कानून न्याय से ऊपर नहीं हो सकता है। और वर्तमान जो स्थिति है इसमें लोग कानून को ऊपर मान रहे हैं न्याय से भी। मेरे विचार से न्याय जो है ये कानून के ऊपर है। तो यदि कोई अपराधी, वास्तविक अपराधी, उसको अगर कोई पुलिस वाला बिना गलती के कुछ नहीं है और गोली मार दिया, और वास्तव में हम समझते हैं कि आदमी अपराधी था, तो हमको पुलिस वाले का साथ देना चाहिए या चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो अपराधी था। और जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि भले ही कोई अपराधी है लेकिन आप उसको बिना कानून के गोली कैसे मार सकते हैं, ये गलत है। तो हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। यही हम लोगों ने रामानुजगंज में प्रयोग किया, यही बात केवल कि अगर किसी नक्सलाइट को पुलिस वालों ने गोली मार दी तो ठीक किया, तो हम लोग नक्सलवाद से मुक्त हो गए। अब बस्तर बेचारा झेल रहा है अभी भी, क्योंकि वो नहीं मुक्त हो पाया। एक तो हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे इलाके में, आपको बता देते हैं कि पूरे इलाके में गांधीवादी, मैं जिस जहां पर भी गांधीवादी रहेगा वहां अव्यवस्था ही होगी। नक्सलवाद आएगा ही, अभी नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, क्योंकि गांधीवादी ना समझ वहां पर हेड बना हुआ है गांधीवादी। ये सब बड़ा समस्या है। गांधीवादी भी कहीं भी एकदम माने गांधीवादी है मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अरे आपके इलाके के लिए वो खतरा है। हमारे क्षेत्र में इसलिए नक्सलवाद खत्म हो गया कि गांधीवादी कोई था नहीं, थे तो हम लोग थे, तो हम लोग समझते थे उस बात को पूरा, तो हम लोगों ने पुलिस का साथ दे दिया, मारे गए नक्सलवादी। यही तो है पूरा का पूरा मामला। तो यही अंतर है समझ। कानून जो है वो कानून और न्याय में अंतर समझने की जरूरत है। अभी आप लोग सुने होंगे कि मिर्जा सोनभद्र में कुछ किसानों पर गोली चली थी, मारे गए थे शायद 10-15 कितने लोग, 9 लोग मारे गए थे वहां पर। तो मारे गए तो मैंने उस घटना का समर्थन कर दिया, ठीक हुआ गोली पुलिस ने चलाई है तो, और गांधीवादियों ने विरोध कर दिया, नहीं आंदोलन खूब किए, और आखिर क्या हुआ। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो लोग गलत थे। जिन लोगों ने आंदोलन किया है वो गलत है। आपको किसी भी प्रकार से आप अगर कानून तोड़ते हैं तो आपके कानून तोड़ने का समर्थन नहीं हो सकता है। आप कानून बदलिए। आपको याद होगा अभ्युदय जी, हम लोग गए थे महाराष्ट्र में किसी जगह रामवीर जी के साथ, सब गांधीवादी लोग थे वहां और उनके शिष्य लोग थे, आपको याद है? हाँ, गढ़चिरौली। हाँ, तो वो वहां जो ऊपर में छत के ऊपर प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पर मैं उनको कहा भाषण में अपने कि हमें कानून तोड़ने नहीं, कानून बदलने की जरूरत है। और वो लोग सब कानून तोड़ने वाले जीव थे सब। लेकिन उन लोगों को लगा कि पहली बार बात तो तर्क तो सही है कि आप कानून बदलिए,
कानून तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है किसी भी स्थिति में। ये मैंने वहां पर कहा था उनको, कानून बदलिए, गलत कानून है। ये मोटी मोटी बात है।